Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. Today I will give you the understanding of concept ownership. It is very important topic of jurisprudence. So today I will throw the light on ownership and what are its essential characteristics. देखिए पहले जो था ओनरशिप और पोजेशन को एक ही चीज़ मानी जाती थी। लोग सोचते थे जो आपकी पोजेशन में है, मतलब जो आपकी फिजिकल अधिकार में है, तो वही ओनरशिप कहलाता है। लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। ओनरशिप और पोजेशन बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मोबाइल है। अब मेरे पास उसका टाइटल है, मेरे पास उसकी ओनरशिप के पेपर हैं, तो मैं उसका ओनर हूँ। लेकिन अगर कोई मेरा मोबाइल चुरा लेता है तो अब इसका पोजेशन किसके पास चला गया? चोर के पास चला गया। तो पोजेशन तो चोर के पास कहलाएगा, लेकिन उसकी ओनरशिप मैं हूँ। तो इसका मतलब ओनरशिप और पोजेशन दो बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। तो जिसके पास पोजेशन है हम ये नहीं कह सकते कि वही उसका ओनर है, क्योंकि चोर के पास मेरा अगर मोबाइल फ़ोन है तो इसका मतलब चोर ओनर नहीं हो सकता, और मेरे पास मोबाइल नहीं है फिर भी मैं उसकी ओनर हूँ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड पोजेशन। तो ओनरशिप किसे कहते हैं? देखिए ओनरशिप जो है एक तरीके का, जब हम सर्टेन प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम जो है जताते हैं, अपना अधिकार जताते हैं, और लॉ भी उस अधिकार को रिकॉग्नाइज करता है, तो कहा जाता है कि हमारा उस प्रॉपर्टी पे जो है ओनरशिप है। तो एक तरीके से हम ओनरशिप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ओनरशिप जो है कलेक्शन ऑफ राइट है। ठीक है, अब ये कलेक्शन ऑफ राइट किस किस चीज़ का होता है कि हम जैसे चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहे इसे इंजॉय कर सकते हैं, और हम जैसे चाहे किसी दूसरे व्यक्ति को इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इट मीन्स इट इज़ अ बंडल ऑफ राइट। अब ये जो ओनरशिप होती है, मैंने आपको बताया कि जब सर्टेन प्रॉपर्टी पे हमारा क्लेम होता है तो हम कहते हैं कि हमारा किसी चीज़ पे ओनरशिप है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये दो तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। एक कॉर्पोरल प्रॉपर्टी हो सकती है, दूसरी आपकी इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी हो सकती है। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी वो होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो आपके पास अपना एसी है, आपके पास अपना लैपटॉप है, आपके पास अपनी अलमीरा है, आपके पास अपनी रिस्ट वॉच है, और आप इन सभी चीज़ों को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ये कहलाएगी कॉर्पोरल थिंग्स। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है, तो उनको बोलते हैं हम इनकॉर्पोरल थिंग्स। जैसे कि आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, या आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं तो जो आपको पैसा मांगने का राइट है उधार के पैसों को, वो आपका इनकॉर्पोरल राइट हो गया। या फर्म की जो गुडविल होती है वो भी आपकी इनकॉर्पोरल थिंग में आती है। तो ओनरशिप ये नहीं कहते कि सिर्फ कॉर्पोरल थिंग पे आपकी ओनरशिप होगी। ओनरशिप दोनों तरह की चीज़ों पे हो सकती है, कॉर्पोरल चीज़ पे भी हो सकती है और इनकॉर्पोरल चीज़ पे भी हो सकती है। तो एक तरीके से ओनरशिप पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस और जो ऑब्जेक्ट ऑफ ओनरशिप होता है उसमें रिलेशनशिप को बताती है, क्योंकि पर्सन ऑफ इनहेरेंस हम किसे बोलते हैं? जिसके पास ओनरशिप है। और ऑब्जेक्ट ऑफ ओनरशिप क्या होती है? जिस चीज पे हमारी ओनरशिप है। तो जैसे कि अगर मैंने कोई किताब खरीदी है, अब किताब क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई, और मैं क्या हुई? पर्सन ऑफ इनहेरेंस। तो मेरा इस किताब के साथ क्या रिलेशन हुआ कि मैं इस किताब की ओनर हूँ। तो एक तरीके से ओनरशिप किस चीज़ की रिलेशन को बता रही है कि पर्सन ऑफ इनहेरेंस और जो ऑब्जेक्ट ऑफ ओनरशिप में उसमें क्या रिलेशनशिप होती है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ओनरशिप में आपके बंडल ऑफ राइट है। अब उस बंडल ऑफ राइट में कौन कौन से राइट आ गए? एक तो जैसे चाहें आप इसे यूज़ और इंजॉय कर सकते हो। आप किसी को भी इंटरफेरेंस का राइट नहीं दे सकते,
नेक्स्ट, या आप इसे कह सकते हो कि कोई भी आपके ओनरशिप के राइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा और कोर्ट उसकी सजा उस व्यक्ति को दे सकता है। हम जैसे चाहें इसको दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं हम इसका सिर्फ यूज़ और इन्जॉय करें, हम चाहें तो अपने मन से इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो अगर ये चारों राइट हमारे पास हैं तो हम कहलाते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की ओनरशिप है। देखिए, अगर मेरे पास एक रिस्ट वॉच है बहुत सुंदर, मैं जब चाहूँ उसे पहन लूँ, जब चाहे उसे उतार के रख दूँ, तो इट मीन्स मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरा मन करे तो मैं इसे जो है अपने छोटे ब्रदर को या अपने फ्रेंड को गिफ्ट भी कर सकता हूँ, तो मैं इसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए। और अगर मुझे गुस्सा आ जाए और या मुझे लगे पुरानी है, मम्मी मुझे नई नहीं खरीद के देंगी, तो मैं उसे फेंक कर तोड़ भी सकता हूँ, तो इट मीन्स मैं उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। और कोई और व्यक्ति मेरी बिना परमिशन के मेरी रिस्ट वॉच को नहीं पहन सकता या उसे उठा के अपने घर नहीं ले जा सकता। अगर वो ले जाएगा तो फिर वो चोरी कहलाएगी और कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिस चीज़ पे आपकी ओनरशिप होती है आप उसे यूज़ भी कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, दूसरे को इंटरफेरेंस करने से रोक भी सकते हो और इसे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो ये था आपका ओनरशिप का मीनिंग। अब हम बताएंगे कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। देखिए, जो ओनरशिप है आपकी एब्सोल्यूट भी हो सकती है और रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि अगर आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज़ को यूज़ करने में या कोई भी लिमिटेशन एक्ट ने नहीं लगाई है, तो वो एब्सोल्यूट ओनरशिप है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपका अपना लैपटॉप है, तो उस लैपटॉप को आप चाहे रात के 12 बजे तक यूज़ करें या सुबह तक यूज़ करें या आप एक हफ्ते उसे यूज़ ना करें, ये सब आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप जैसे चाहें उसको यूज़ कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है, तो ये कहलाएगी एब्सोल्यूट ओनरशिप। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी ओनरशिप एब्सोल्यूट ही होती हैं, कभी कभी ओनरशिप रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको पता है ओनरशिप में हम जब चाहें अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हिंदू लॉ के दो स्कूल हैं, एक दायभाग और एक मिताक्षरा। मिताक्षरा स्कूल कहता है कि अगर आपके पास पूर्वजों की इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसे बेच नहीं सकते हो जब तक कि दूसरे को पार्टनर उसके लिए कंसेंट ना दे दे। तो आपने देखा यहाँ पे कि आपके जो ट्रांसफ़र करने की ओनरशिप का राइट था वो आपका यहाँ पे लॉ की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये ओनरशिप क्या कहलाएगी आपकी रेस्ट्रिक्टेड ओनरशिप। अब नेक्स्ट है कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। देखिए, कभी कभी आपके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है लेकिन इमरजेंसी में आपको पता है कि आपके जो भी फंडामेंटल राइट होते हैं वो टाइम बीइंग के लिए जब तक इमरजेंसी होती है तब तक वो सस्पेंड हो जाते हैं, इसीलिए आपकी चीज़ों पे स्टेट का राइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास घर है, आपके पास कार है, तो इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट को राइट है कि वो आपके घर को ले ले, आपकी कार को ले ले, जिससे कि वो मिलिट्री के पर्सनल को उसमें ठहरा सकें या कार में इधर से उधर उनको मूवमेंट करा सकें। तो ये इमरजेंसी के टाइम पे अब आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है और स्टेट अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकती है। आपको फ्रीडम नहीं होती कि आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना है। तो इमरजेंसी के टाइम पे भी इस पे रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन मे ऑल्सो बी इम्पोज बाय लॉ। देखिए, कभी कभी इमरजेंसी नहीं होती है फिर भी लॉ आपकी ओनरशिप की किसी राइट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया और आपने उसे गिरवी रख दिया, जिसे आप बोलते हैं मॉर्गेज, तो वैसे तो घर आपका है, आप उसे कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसे गिरवी रख दिया तो जब तक आप उसे गिरवी से छुड़वा ना लें आप बिना मॉर्गेजी की परमिशन के उसे बेच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे लॉ ने ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी कि मॉर्गेजी की परमिशन के बिना आप अपनी हाउस को, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को जिसे आपने गिरवी रखा है उसे नहीं बेच सकते हो। तो ये कहलाएगा कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आपकी लॉ ने इम्पोज की है। अब होता है आपका राइट टू पजेस। देखिए, ओनरशिप में आपका राइट टू पजेस तो होता ही है। अब आपके पास
आपका फर्नीचर है, आप जैसे मर्जी उस पर बैठें, जैसे मर्जी करें, ठीक है, तो आप पे राइट टू पजेस है। आपका घर है, आप आराम से वहाँ पे जाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, तो उसमें राइट टू पजेस है। आपके पास कार है, आप जो है आराम से उसे चला के ले जाते हैं, पार्किंग में पार्क करते हैं, फिर दोबारा से उसे चला के ले चलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्चुअल ही इसका पोजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर के मालिक हैं, ओनर है, लेकिन आपने अपना वो घर जो है टेनेंट को किराए पे दे दिया, तो फिजिकल पोजेशन तो टेनेंट पे है, जबकि ओनरशिप आपके पास है। तो ओनरशिप में राइट टू पजेस तो होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता कि आपके पास उसका फिजिकल या एक्चुअल पोजेशन भी हो। सेम वे एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आप किसी कार के मालिक हैं, अब आपने उस कार को टैक्सी पर चलाने के लिए एक ड्राइवर को दे दिया, तो फिजिकल पोजीशन में कौन है कार की? ड्राइवर है, आप तो है नहीं, लेकिन ओनर आप ही हैं। तो आप जब वो टैक्सी की फॉर्म में नहीं चल रही है तब आप उसे पोजेस कर सकते हो, लेकिन जब टैक्सी की फॉर्म में चल रही है तो ड्राइवर के पोजीशन में होगी। तो इस तरह से ओनरशिप में ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त वो आपके फिजिकल पोजीशन में ही हो। नेक्स्ट है, ओनरशिप अनबोर्न चाइल्ड पे नहीं कन्फर होती है। देखिए, अनबोर्न चाइल्ड अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसके बारे में अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकता। तो हम जब पार्टीशन होता है तो उस वक्त ओनरशिप उसको शेयर तो दे सकते हैं ओनरशिप का, लेकिन वो जो ओनरशिप होती है वो कंटीजेंट होती है। जब वो बच्चा सेफली जन्म लेता है तब उसकी वो जो कंटीजेंट ओनरशिप है वो वेस्टेड ओनरशिप में बदलती है। लास्ट है, राइट ऑफ ओनरशिप डज नॉट एंड विद द डेथ ऑफ ओनर। देखिए, जो ओनरशिप होती है वो परपिचुअल होती है। ये नहीं है कि अगर ओनर की डेथ हो गई तो उसका उस चीज पे से ओनरशिप का राइट भी खत्म हो जाएगा, बल्कि उस चीज की ओनरशिप उसके सक्सेसर को या लीगल हेयर को पास हो जाती है। तो जब तक वो चीज एग्जिस्ट होती है तब तक ओनर या उसकी डेथ के बाद उसका सक्सेसर का राइट होता है। जब वो चीज खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है तभी ओनरशिप जो है खत्म होती है, उससे पहले खत्म नहीं होती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ओनरशिप किसे कहते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।